नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। अगर गर्मी से ज्यादा गर्म कुछ है तो वो है सियासत, जो योगी सरकार और विपक्ष के बीच तेज होती जा रही है। चिलचिलाती धूप से ज्यादा कुछ चुभ रहा है तो वो एक दूसरे पक्ष पर वार पलटवार है। जिस तेजी से गर्मी बेहाल कर रही है, उससे ज्यादा तेज हो चली है यूपी में सियासत। प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा ना करे। खुद मुख्यमंत्री को तानाशाह तक कह दिया गया, लेकिन उतने ही तल्ख तेवर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया है। जवाब दे रहे हैं लगातार। मजदूरों की बेबसी से शुरू हुई यह खींचतान बस बिल के बाद फिर से घूमकर मजदूरों तक आ पहुंची है। और सियासत की इस फिल्म में हीरो विलन बने हैं योगी, प्रियंका, संजय राउत और अब राज ठाकरे भी इसमें कूद पड़े हैं। इस बीच बसपा सपा भी योगी सरकार पर हमले से चूक नहीं रही है। यानी कि जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से सियासत उबाल मार रही है। केंद्र और बाकी राज्यों से ज्यादा अगर सियासी हलचल कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट। तो कामगार बाहर नहीं जाएंगे, निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र आने की भी इजाजत लेनी होगी, राज ठाकरे ने इस पर बयान दे दिया। तो मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया उस पर राज ठाकरे ने यह बयान दिया। यानी कि यूपी और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के बीच में, हालांकि राज ठाकरे सरकार में नहीं है, वो मनसे में है और सरकार इस वक्त वहां पर शिवसेना, कांग्रेस और एमएनसी की गठबंधन की है। बाकी राज्य सरकारों को उत्तर प्रदेश के अगर कामगारों को काम पर वहां पर बुलाना है तो उसके लिए राज्य सरकार से इजाजत, परमिशन लेनी होगी। उसी तरह राज ठाकरे ने बयान दे दिया कि महाराष्ट्र सरकार, पुलिस की परमिशन लेनी होगी, हमारी परमिशन लेनी होगी। राज ठाकरे का बयान। इस बीच में कांग्रेस से आराधना क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। रोकने के लिए और जो संक्रमित नहीं हैं उनको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि 24 घंटे बीत गए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप, प्रदेश जिसने आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया है, आप पर अपना विश्वास जताया है, वो आपकी बात को सुन रही है। कृपया सामने आइए, या तो अपने बयान का खंडन कीजिए और या प्रदेश की जनता के सामने उसका स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि जनता जगह जगह से, कई जिलों से हम लोग के पास कल से, जब से बयान आया तब से लोग डरे हुए हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असली आंकड़े क्या हैं। तो ये जवाब देने की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उनको आकर अब स्पष्टीकरण देना होगा। 24 घंटे बीत गए हैं, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, उत्तरदायित्व भी है कि इसका स्पष्टीकरण उत्तर प्रदेश की जनता को दीजिए। तो आराधना मिश्रा को आपने सुना, कांग्रेस नेता है और उन्होंने भी यही सवाल जो कि पीएल पुनिया ने उठाया, जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया, उनका यही कहना है कि जो आंकड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखे हैं, इन आंकड़ों का आधार क्या है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो इस हिसाब से तो लाखों में तादाद हो गई है उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की, मरीजों की। दूसरा, सैंपल्स की जो जांच हो रही है वो इतनी कम क्यों रही है। लेकिन इससे इतर देखिए, अब ये दो तरफा अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई दिख रही है, योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अलग मोर्चे पर, आंकड़ों के मोर्चे पर घेर रही है। दूसरी तरफ अजय कुमार लल्लू गिरफ्तार हैं, उस मोर्चे पर वो अपील भी कर रही है कि मदद करें आप उनकी खुद। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार के साथ तनातनी इस बीच में।
तो मजदूरों पर यह सियासत उनके पलायन से शुरू हुई, फिर बसों को लेकर गरमाई और इसके बाद बिल भी बीच में आया। लेकिन अब योगी की लड़ाई महाराष्ट्र सरकार से भी चल रही है और एक बार फिर से बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हमला बोल दिया है। यानी कि कुल मिलाकर एक योगी सब पर भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो या महाराष्ट्र सरकार या फिर ठाकरे ब्रदर्स। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का वार पलटवार, उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। तो सियासत गर्म है और गर्मा गया, लगातार माहौल भी गर्मा गया। तो गर्मा गर्म चर्चा के लिए भी हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। तो बीजेपी की तरफ से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिवसेना की तरफ से धर्मेंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, वो आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। आपके पास मैं इसलिए आऊंगा क्योंकि राज ठाकरे बयान दे रहे हैं जो कि न 3 में न 13 में, वो शायद भूल गए कि मुख्यमंत्री तो उनके भाई हैं, या फिर उनको ऐसा लगने लगा है कि वो प्रवक्ता बन गए महाराष्ट्र सरकार के, वहां की पुलिस के, जो वो कह रहे हैं कि वो तय करेंगे, हम तय करेंगे कि कौन आएगा प्रदेश में। ऐसा है, शुरुआत कौन कर रहा है? बयानबाजी की शुरुआत हो कहां से रही है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि आप बयानबाजी में लगोगे या कोरोना को रोकने में लगोगे या प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं इनकी व्यवस्था में लगोगे। लेकिन वो रोज एक नया विवाद छेड़ना, फिर उस विवाद को हवा देना, इस काम में सरकार लग रही है। वास्तव में जो स्थिति होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है और लगातार बयानबाजी में इल्झाना विपक्ष को और नया बयान छोड़ना। सरकार का काम होता काम करना, काम करे सरकार, अपना काम दिखाए। काम दिखाया नहीं जा रहा, काम करा नहीं जा रहा, लेकिन बयानों पर तीर चलाए जा रहे हैं और फिर उन तीरों को कहा जा रहा है कि जी हम पर तीर जो छोड़े जा रहे हैं और हम सब पर भारी पड़ रहे हैं। ठीक है मनीष शुक्ला जी, शुरुआत आपकी तरफ से, मौका तो आप लोगों ने दिया है कि आप लोग तय करेंगे कि कौन कामगार किस प्रदेश में जाएगा, काम करेगा या नहीं करेगा, परमिशन लेनी होगी। क्या जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उसको ध्यान में नहीं रखा गया इस निर्णय को लेते हुए? देखिए, हमको लगता है कि समग्रता से दृष्टि डालनी चाहिए। जिस तरीके से कोरोना के बाद बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एवं अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आए हैं और उनकी जो दुर्दशा वहां हुई है, जिस तरह की व्यथा उन्होंने हम लोगों को बताई है, और निश्चित रूप से वो दुखद है। राज्यों की विकास में यहाँ के पसीना है, उन राज्यों ने वहां जब वक्त पड़ा तो साथ नहीं दिया, तो श्रमिकों के साथ नहीं खड़े हुए, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो कामगार वापस आ रहे हैं या जो उत्तर प्रदेश में है उनकी स्किल और अन्य विवरणों को हम सुरक्षित रखेंगे। मान लिया मनीष जी कि आपकी उनके प्रति संवेदना है, आप उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, आप उनको घरों तक लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। आप उनके लिए रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप साथ ही साथ मौका भी तो दे रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि कौन बाहर जाकर काम करेगा, कौन नहीं करेगा, दूसरी राज्य सरकारें आपसे इजाजत लेंगी, तो फिर अगर राज ठाकरे ये बात करें तो फिर वो कैसे गलत है? हम उनका विवरण रखेंगे और निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों को उनकी दुर्दशा के लिए नहीं छोड़ सकते। समय से पहले ये जब देश आजाद हुआ तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए थी कि लोग अपने जगहों पे रोजगार पाते। दुर्भाग्य से नहीं हुआ। हम ये सोशल सिक्योरिटी की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मजदूर कामगार जहां भी रहे उनको सम्मान मिले और उनको उनका पारिश्रमिक मिले। और मनीष जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप ये तय कर सकते हैं, पूरा एक साथ पूरा बोलने का अवसर देंगे तो पीछे आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज में टोक दे रहे हैं, मुझे फिर शुरू करना नहीं, क्योंकि आप टॉपिक पर नहीं आ रहे ना, आप सीधे टॉपिक पर बात रखिए। आप जो सवाल पूछा गया बिल्कुल जी। नहीं, देखिए, यस और नो का सवाल नहीं है, डिबेट है। देखिए, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा, संरक्षा और उसके सम्मान की रक्षा करे। और हम लेकर वापस आ रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में दुर्दशा हुई है शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन में, राजस्थान और पंजाब में जो हाल हुआ है, हम एक सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जो राज्य सोशल सिक्योरिटी दे वो कामगारों का उपयोग करे। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने काम लिया,
जब बुरा वक्त आया तो आपने पहले छोड़, यहाँ पे भोजन तक नहीं दे पा रहे, आप उनको सामाजिक सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे, चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें। आज शिवसेना को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि उन श्रमिकों को जिनके पसीने से मुंबई चलती है, आप उनको 2 दिन का भोजन देने और उनको सामाजिक सुरक्षा का वादा नहीं कर पाए। मनीष जी, इसी पॉइंट को उठाते हुए आगे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, क्योंकि परिस्थितियां तो फिर उन्होंने क्रिएट की, इन राज्य सरकारों ने इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट की हैं कि मजबूरन ऐसे वक्त में जब इन मजदूरों को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रवासियों को जरूरत थी, उन्होंने उनको धुतकारा है, वापस भेजा है। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अजय दुबे, हमारे संवाददाता भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जो वहां की राजनीतिक हलचल पर हमें जानकारी देंगे। अजय, आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया, उसके बाद अब किस तरह की सियासत चल रही है? राज ठाकरे का जो बयान है, क्या यही मानना है वहां की ठाकरे सरकार का भी? वहां की पुलिस भी क्या इसी ओर विचार कर रही है कि इजाजत महाराष्ट्र सरकार से भी ले जो कामगार जाए महाराष्ट्र में? देखिए, पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है। कारण उसका है कि जो संपादकीय लिखा गया संजय राउत की तरफ से, और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ट्विटर पर उस पर जवाब दिया, और अब जो है बात बढ़ती चली गई है। राज ठाकरे जी ने भी अपनी तरफ से कह दिया। देखिए, ऐसी बातें महाराष्ट्र में कोई पहली बार नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री ने जो बात कही है वो थोड़ा पहली बार है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि मजदूरों को बुलाना है तो पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। पर महाराष्ट्र में जो क्षेत्रवाद की भावना है, इसके विषय में हमेशा से बात होती रही है, हमेशा से ये चीज सामने आती रही है, तो इसको लेके एक अलग तरीके की बात कही जाती रही है। लेकिन जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, अभी प्राथमिक तौर पर सबकी जो चुनौती है वो कोरोना को लेकर है। इस पर क्योंकि अभी तो सरकार के ऊपर कुछ जो प्रश्न चिन्ह उठ गया है। कल रात में जो एक बैठक हुई है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में, तो उसके बाद अभी जो सबका ध्यान है वो इस बात को लेकर है कि क्या ये सरकार स्थिर रहेगी या फिर कोई अस्थिरता की संभावना होती दिखाई दे रही है। तो ये जो राज ठाकरे जी का विचार है और जो क्षेत्रवाद की भावना को लेकर एक बात है, वो तो बड़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। अभी प्राथमिक तौर पर एक बात जो देखी जा रही है वो ये कि क्या ये सरकार इसी तरीके से आगे चलने जा रही है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिवसेना की सियासत हर किसी ने देखी है कि उत्तर भारतीयों को लेकर और दक्षिण भारतीयों को लेकर उनकी सियासत कैसी चलती रही। अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं उस सियासत को उनको और चमकाने का मौका मिल गया है। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन जो इस समय की स्थिति है, ये अभी की जो शिवसेना है, पहले की शिवसेना से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। पहले की जो शिवसेना जो जो पुंगी बजाओ लुंगी उठाओ की बात करती थी, जो बात करती थी क्षेत्रवाद की और जो हिंदुत्व की बात करती थी, ये जो नई शिवसेना है जो गठबंधन के साथ उन पार्टियों के गठबंधन के संग आगे आई है जिनसे वैचारिक तौर पर वो बिल्कुल अलग है, तो इस शिवसेना की विचारधारा, इस शिवसेना की बातें, वो तमाम बातें अलग हैं। इस शिवसेना के में तमाम आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो उत्तर भारतीय हैं, तमाम उस तरीके के विचार भी मिलेंगे। तो ये कहना सही नहीं होगा कि पूरी तरीके से उसी भाव से शिवसेना देखी जाए जिस तरीके से वो पहले रही है। जी अजय, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल वहां पर अलग तरह की सियासत भी चल रही है, अस्थिरता को लेकर भी काफी चर्चाएं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी मनीष जी ने जिक्र किया था, इस बात का उल्लेख किया था कि मुख्यमंत्री योगी को निर्णय क्यों लेना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये परिस्थितियों को बनाने वाला कौन है? इन परिस्थितियों को बनाने वाली राज्य सरकारें हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, कि लाखों कामगार जब तक जरूरत थी महाराष्ट्र को उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद जब मजदूरों को, श्रमिकों को महाराष्ट्र सरकार की जरूरत थी तो उस बार महाराष्ट्र सरकार ने और दूसरी राज्य सरकारों ने उनको क्या किया, कहा जाइए आप पैदल आ गए अंकल। तो परिस्थितियों की जिम्मेदार तो सरकार है। देखिए, निश्चित तौर पर परिस्थितियों की जिम्मेवार सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार है। किसी भी राज्य सरकार का लॉकडाउन को लेकर के कोई निर्णय नहीं था। जो पहला लॉकडाउन का 21 दिन का निर्णय था वो केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। और जिस वक्त श्रमिकों को वहां से लाना चाहिए था, उस वक्त श्रमिकों को उन्होंने जबरदस्ती वहां रोका और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के रोका, चाहे दिल्ली में रोका, चाहे महाराष्ट्र में रोका, चाहे गुजरात में रोका। अब मनीष जी हैं या बाकी सब लोग हैं, बड़ी चतुराई से अपने शासित राज्य कर्नाटका, अपने शासित राज्य गुजरात में जिस तरीके के हंगामेबाजी हो रही है, इस पर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। इनको सिर्फ महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार इन्हें गिरानी है, एक चीज। और दूसरी बात, इनको हमारे मजदूरों को प्रवासी मजदूर कह करके बेइज्जत करना है। पूरे देश का मजदूर एक है, देश का नागरिक है, वो कहीं का प्रवासी नहीं है। मेरा अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक महाराष्ट्र में काम कर रहा है या महाराष्ट्र का नागरिक उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, तो प्रवासी कहां से हो गया? दूसरे देश में थोड़ी है, अपने ही देश में है।
तीसरी बात जो है कि संवैधानिक लेकिन पद पर सुरेंद्र बैठा जी, हुआ चूंकि जो आप यूपी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा भी है कि दूसरी जगह गए, धुतकारे गए, आप उत्तर प्रदेश सरकार सोच रही है उन लोगों के लिए? राजनीति से हटकर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश में रहेंगे, रोजगार मिलेगा और ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा दूसरी सरकारों को? नहीं, अगर एक बात बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास रोजगार के साधन हैं और सिर्फ 5,000 करोड़ के एमएसएमई में अगर 23 करोड़ जनता को ये लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये लोग तो ये स्वागत की बात है। लेकिन क्या ये संभव है या असंभव बात कर ठीक रहे है, हैं? जवाब ले लेते हैं, फिर मैं क्योंकि धर्मेंद्र आज- जी के पास भी मुझे पहले जाना है। नहीं, पहले मेरी बात एक 15-20 मिनट मेरी बात है कि मिनट पूरी है, बात अगर आप जी। नहीं सुनेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो चुपचाप बैठा सुन रहा था ना आप सब लोगों की बात, और अगर विषय पे ना बोल रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए, मेरी बात पूरी तरह हो जाने दीजिए। जी, मेरा जो स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नीति बनी है या ऐसा कौन सा पिछले 2.5 साल में या पिछले 6 साल में केंद्र सरकार के कारण 4,82,000 करोड़ के एमओयू किए इन्होंने, उनमें से कितनी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आ गई हैं जहां पर ये मजदूर को एडजस्ट करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके के क्षेत्रवाद की बात उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स कर रहा है, उसके सामने क्या ये जिम्मेवारी पूर्ण, शपथ पूर्ण हाईकोर्ट में हलफनामा दे करके कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे यहां से, और क्या नाम हम यहाँ पर उतने ही बड़े रोजगार खड़े कर देंगे? अब जवाब ले लेते हैं। ये सच ये मनीष जी, इस पर है आप जवाब कि ये दीजिए। सिर्फ हेडलाइन बनाना चाहते हैं। देखिए 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने आपत्ति दर्ज की है। इनके सिर्फ राहुल गांधी का गैर उठाइए और उनका उठाइए तो कम से कम 200 का प्रयोग खंडन कर रहे हैं, यानी अपने नेता का खंडन कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश क्या कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी को सुरेंद्र राजपूत जी कम करके सुरेंद्र जी, मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के कामगारों के साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो दुर्व्यवहार हुआ है, मैं महाराष्ट्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि डिबेट महाराष्ट्र पे हो रही है, इसलिए उस पर कर रहा हूं। जिस दिन जिस डिबेट आप कराएंगे मैं जरूर जवाब दूंगा। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई, जिस तरीके से लोग पैदल चलने के लिए विवश हुए, वहां 2 जून की रोटी नहीं नसीब हुई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाले महाराष्ट्र और मुंबई में, और उनको वापस आना पड़ा। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व तो नहीं है कि उनको यहाँ रोजगार मुहैया कराए, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी की बात करें? आज राजनीति से ऊपर उठिए, उत्तर प्रदेश के कामगार श्रमिकों के लिए खड़े होइए। ये केवल उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वहां के लोग पैदल चले आए उत्तर प्रदेश की सीमा तक, तब जाके उनको वाहन मुहैया होता है। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल सिक्योरिटी की बात की है, उनके रोजगार को। लेकिन सुरेंद्र जी ने ये सवाल भी पूछा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, पहले आपके बुनकरों की हालत खराब है, कंपनी से आपकी पहले से बंद है, कैसे आप इतने लोगों को आप जवाब, इस पर आप जवाब दीजिए। मैं जरा धर्मेंद्र जी का रिएक्शन लेता हूँ, काफी देर से उनके पास में ज्ञान, इस पर आप जवाब दीजिए जी। औद्योगिक इकाइयों से निर्माण श्रमिकों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत तमाम योजनाओं में हम लोग काम हमने करना शुरू कर दिया है। 14,75,000 से ज्यादा श्रमिकों ने अपना पंजीकरण स्किल मैपिंग में करा लिया है। देखिए सुरेंद्र जी, ये पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है जिसमें आप, यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल गया है, उत्तर प्रदेश में काम करने वाले सरकार की नीतियां बदल गई हैं, पॉलिसीज बदल गई हैं जी। कंप्लीट करना चाहता हूं कि ये उस दल के नेता है जिस दल ने इतना काम छोड़ा था कि 9 करोड़ हमको शौचालय बनाने पड़े इस देश में, हमको आवास बनाना पड़ा, 44 करोड़ के करीब हमको जनधन में अकाउंट खोलने पड़े। चलिए ठीक है। अब चूंकि वक्त भी कमी है तो मुझे सबके पास जाना है। मनीष जी, आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, सवाल ये है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं योगी सरकार से कि संवैधानिक जो भी दायरे हैं उसको ध्यान में रखा गया नहीं, लेकिन सेम सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या राज ठाकरे ने क्या उसको ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि इजाजत के बाद आना पड़ेगा। और दूसरा, क्या इसको दादागिरी क्यों ना माना जाए, इसको धमकी क्यों ना माना जाए कि हमसे, पुलिस से और राज्य सरकार से परमिशन लो, तो राज ठाकरे से क्यों परमिशन लेगा कोई? धमकी नहीं, बहकाने का काम भी लगातार चल रहा है, और ये उसी दिन से चल रहा है जिस दिन कि राज ठाकरे बहका रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। और मैं अभी आगे आ रहा हूं, बहका कौन रहा ये भी बता रहा हूं। लॉकडाउन लागू होते ही एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया कि अब ट्रेनें चालू हो गई हैं मुंबई से और सभी श्रमिक इकट्ठा हो जाए। बांद्रा पर श्रमिक इकट्ठा हुए बिना बैग, बिना सामान के। क्या साजिश थी ये?
उस साजिश के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि अगर किसी मजदूर को, किसी श्रमिक को उत्तर प्रदेश आना है तो मैंने यहां सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सब आ सकते हैं। एक ये बहकाने का काम योगी जी ने शुरुआत की थी। फिर दूसरा बहकाने का काम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने एक टीम कोरोना की जांच के लिए भेजी और उसने अपनी रिपोर्ट दी कि बहुत शीघ्र मई के अंत तक 1.5 लाख कोरोना मरीज महाराष्ट्र में हो जाएंगे। एक भय उत्पन्न कर दिया श्रमिकों के अंदर। एक बुला रहे हैं कि सब कुछ हमने कर दिया, दूसरे ने भय उत्पन्न कर दिया। क्या मई का अंत आ रहा है, 1.5 लाख हो गए? मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहकाने का काम किया, आपने भय पैदा करने का काम किया, उसका परिणाम है कि श्रमिकों ने पलायन प्रारंभ किया। यानी कि आप भूख को वहां पर लेकिन समझने को कोई परेशानियों तैयार को नहीं है इस कारण बात नहीं मानते। आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बुलाया इसलिए वो गए और पैदल ही चले गए सिर्फ मुख्यमंत्री के कहने पर। सुरेंद्र जी आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद में मनीष जी से जवाब लूंगा। योगी सरकार ने कहा कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमने सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन व्यवस्था आप देख सकते धर्मेंद्र जी हैं अपनी बात रखिए, सुरेंद्र जी जल्दी से बात रखिए, फिर मुझे मनीष जी के पास रही है रिएक्शन लेंगे। जी सुरेंद्र जी। मैं सिर्फ 2-3 बातें, अभी बड़ी बड़ी बातें आदरणीय मनीष भाई हम लोग यूनिवर्सिटी छात्र नेता हैं, अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन मैं इनसे सिर्फ इतना कि जो सरकार हेडलाइन बनाने के लिए और रोज की रोज बनाने के लिए जो सरकार काम कर रही हो, जो सरकार 66 करोड़ मास्क बनाने के लिए आज से 10 दिन पहले हेडलाइन बना रही थी, आज वो मास्क कहां है किसी को नहीं पता। जो सरकार कल अपनी हेडलाइन बनाने के लिए 15 लाख श्रमिकों को कोरोना संक्रमित कर दे रही हो, वो सरकार कहां है मुझे नहीं पता। जो मिस इन्फॉर्मेशन लल्लू जी ने और संदीप सिंह ने कथित रूप से दी, वही मिस इन्फॉर्मेशन पूरी सरकार दे रही है। उनके खिलाफ भी क्यों ना मुकदमे हो। आप इस चीज को देख, जिन धाराओं में लल्लू जी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्यों ना हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेज कर रही है। आप इस चीज को देखिए, 23 करोड़ में आज मात्र 5000 टेस्ट ये लोग कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि लाखों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर श्रमिकों के काम के लिए लगा देंगे। अजीब किस्म की बात कर रहे हैं ये लोग। जिस प्रदेश में गुंडागर्दी और जिस प्रदेश में गुंडागर्दी सरकारी संरक्षण में होती हो और जिस प्रदेश में बिजली की क्या पोजीशन है वो आपके सामने है, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था की पोजीशन क्या है वो आपके सामने है, और जिस प्रदेश में 4,82,000 करोड़ के एमओयू होने के बाद 1 रुपए की फैक्ट्री ना लगी हो अभी तक पिछले 3 सालों में, उस प्रदेश के मुखिया का ये कहना और उस प्रदेश की सरकार का और सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता है उनका ये कहना कि हम 23 करोड़ लोगों को दे देंगे। श्रमिकों की आज की बेरोजगारी दर 42% पूरे देश में हाईएस्ट है। जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी जो सरकारी नौकरियां हैं उन सरकारी नौकरियों पे सांप की तरीके से ये लोग फन मार करके बैठे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर नहीं है, नौकरियां नहीं है, एमओयू साइन हुए, कंपनी 1 लाख ही नहीं, इन सारे मसलों पर जवाब ले लेते हैं मनीष जी। और कुछ सवाल मेरा भी अमूमन सवाल जो एंकर पूछता है उसको राजनीतिक दल के जो नेता है वो गौण कर जाते हैं, उनको अपनी जो बात रखनी है तो वही रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि योगी सरकार का ये निर्णय, ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आने वाले दिनों में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाएगी? अगर ऐसा ही उत्तर प्रदेश ने शुरू किया और दूसरे प्रदेश भी ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर जो संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए उनका क्या होगा? देखिए, हमने चर्चा के शुरू में भी कहा कि हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश का मजदूर कामगार कहीं भी जाए तो कम से कम विपरीत परिस्थितियों में उसकी सोशल सिक्योरिटी का ध्यान वहां की सरकार रखे। और हमको लगता है कि अगर ये बात हम कर रहे हैं तो कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के श्रमिकों मजदूरों के साथ खड़े होंगे। अभी लगातार शिवसेना के साथी, अरे सुरेंद्र जी देखिए ये उचित नहीं, आप लगातार झूठे आरोप लगाते रहे, मैं झूठ सुनता रहा, अब आप सबके सुनने को तैयार नहीं है। मेरा निवेदन है आपसे कि सुरेंद्र जी से पूरी बात सुन लीजिए, फिर हमको समय दीजिएगा। सुरेंद्र जी उनकी बात सुन लीजिए। मनीष जी देखिए, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता झूठे आरोप लगाते रहे तो भी मैं धैर्य से सुनता रहा। इनके कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर प्रियंका जी तक स्कूटर मोटरसाइकिल को बस बनाने तक की बातें करते रहे हेडलाइन के लिए, हमने कभी आपत्ति नहीं की। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, हम जानते हैं आपको, देखिए कैसे डिबेट चलेगी, कैसे डिबेट चलेगी। मुझे पता है कि कांग्रेस के पास है। इतने झूठे 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब से लेकर बाद तक आपके पास आत्मविश्वास की कमी थी। आप तो देश को सपेरों का देश और कमजोर देश मानते रहे। हमने देश को मजबूत माना और हमारे पास आत्मविश्वास है।
हमारे 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 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आत्मविश्वास है झूठ कि को हम आप उत्तर लोग प्रदेश के आत्मविश्वास कहते श्रमिकों हैं, को, छल कपट को मजदूरों को और आत्मविश्वास कामगारों कहते को हैं, और उनकी 15 दुर्दशा लाख को प्राप्त कोरोना नहीं के होने देंगे। पेशेंट को आप लोग देखिए ये आत्मविश्वास कहते इतने हैं, निराश तो मत होइए आपका सुरेंद्र जी। आत्मविश्वास झूठा है। ये देखिए अब आप चिल्ला रहे हैं बिना मतलब। आप हमको बोल नहीं, लेने हम नहीं दीजिए, चिल्ला फिर रहे, आपका मनीष उतर जी, आएगा। आपको सिर्फ सत्य बता आप झूठ भी बोलेंगे तो भी मैं सुनूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन हमको सत्य तो बोल लेने दीजिए। अभी एक ये शिवसेना के सत्य है प्रवक्ता, आपका। आप मुझे अब सिर्फ इतना एक शिवसेना बता दीजिए के- कि क्या देख लीजिए, प्रदेश में सुरेंद्र जी, अभी तक मनीष जी अपनी बात नहीं रख पाए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, चूंकि वक्त की भी कमी है। मनीष जी बहुत जल्दी से अपनी 30 सेकंड में अपनी बात को इसका अर्थ रखिए। है कि कांग्रेस के पास तर्क नहीं है। देखिए शिवसेना के एक प्रवक्ता आपके पास बैठे, उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मैं नहीं जानता। अगर महाराष्ट्र से आते हैं तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने श्रमिकों के लिए क्या क्या किया। एक शब्द इन्होंने नहीं बोला कि जब वहां लॉकडाउन हुआ, जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होते ही हमने 1000 रुपया दिया गैर संगठित असंगठित मजदूरों को। वो यही तो 3 कह रहे महीने हैं का कि राशन आप दिया। अगर बरगलाते उन्होंने नहीं, अगर एक मुख्यमंत्री शब्द ये नहीं कहते कि हम आप भाई, आइए उन्होंने- वापस, तो वो नहीं आते पैदल, वो ये कह रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया श्रमिकों के लिए। उत्तर प्रदेश ने क्या किया मैं बता रहा हूं कि हमने तुरंत धर्मेंद्र जी 1000 बहुत जल्दी से श्रमिकों अपनी को बात को दिया। रखिए, जल्दी से धर्मेंद्र जी। ये श्रमिकों के लिए उन्होंने क्या किया वो बताएं। जब तक बहकाया नहीं गया था, सारे श्रमिक आराम से मुंबई में महाराष्ट्र में रह रहे थे, किसी को इन्होंने कोई किया प्रॉब्लम कुछ नहीं नहीं, वो आराम थी। से इनके रह रहे थे। बहकाने के बाद वो सड़क मार्ग से चल दिए, लेकिन राज्य सरकार की अपनी बसों द्वारा उनको उनके राज्य सीमा पर छोड़ा गया, क्योंकि राज्य सीमा तक इन्होंने छोड़ सकते भोजन हैं, दिया क्योंकि कि नहीं हरियाणा दिया, वालों ने उत्तर इन्होंने प्रदेश कुछ की सीमा आर्थिक पर यानी कि मदद बॉर्डर दिया पर कि छोड़ नहीं दिया। दिया। एक बार फिर से कल भी आपने यही बात कही थी कि बॉर्डर पर छोड़ दिया, उसके बाद इस वहां से पैदल जाएं, पहुंच भी पाए घर, ना पहुंच पाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, आप यही कहना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है तो मुझे अब आपको रोकना होगा। हरियाणा धर्मेंद्र जी आपका, मनीष जी आपका और सुरेंद्र जी आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नई तरह की ये सियासत जो है शुरू हो गई है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्णय लिया है, इसी तर्ज पर अगर दूसरी राज्य सरकारें भी निर्णय ले लें तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। हमारे देश के कामगार मसलन उत्तराखंड में बैठा हो या दिल्ली में जो बैठा हो, उसको बैंगलोर में जॉब करनी हो या महाराष्ट्र मुंबई में जॉब करनी हो, पुणे में जॉब करनी हो, क्या राज्य सरकारों से परमिशन लेनी पड़ेगी हर वाक्य के लिए? इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।